दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो भारत का पर्यावरण मंत्रालय है, उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी करी है जिसे हम बोलते हैं ISFR रिपोर्ट 2023। ठीक है, यानी कि 18th इंडियन जो आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये जारी कर दी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ये। ठीक है, ये जो आप लोग ध्यान देंगे 2023 लिखा हुआ है, तो ये रिपोर्ट कब की होगी? ये 2022-23 की है। समझ में आ गया? क्योंकि ये 2024 में लॉन्च हुई है। हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है, ये भी एग्जाम में आ रखा है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इससे पहले जो एक रिपोर्ट आई थी 17वीं रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं ISFR 2000, कब की थी वो 2021 की थी, है ना? तो वो रिपोर्ट कब की होगी? वो 2020 और 21 की होगी, जो कि कब आई थी? 2022 में आई थी। अब ये है 2023 की, तो ये कब की है फिर रिपोर्ट? ये है 2022 और 23 की, जो कि कब आई है? अभी आई है 2024 में। अगली जो रिपोर्ट आएगी, जो कि होगी 19th ISFR, वो कब के लिए होगी वो रिपोर्ट? वो आपकी कौन सी होगी? वो 2024-25 की होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि 2023 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 2022-23 का है ये। ओके, और रिपोर्ट आती है एक साल बाद, 2024 में ये रिपोर्ट यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे पर्यावरण, वन, और यहाँ पे जो आपका मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, इन्होंने 18वीं भारत की जो रिपोर्ट होती है, किस पर रिपोर्ट आती है? वन आवरण कितना है, कितना जंगल है, इस पे जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। ओके, अब ये जारी कर दी है, तो ये कहाँ पे जारी करी है भाई? तो ये देहरादून में जारी करी है, FRI में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी में ही आपका एक पार्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो रिपोर्ट है, ये कौन तैयार करता है? समझ में आ गया? ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, जिसे हम बोलते हैं FSI, ये एक द्विवार्षिक, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, आधार पर प्रकाशित होती है। 1987 में ये पहली बार आई थी। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है कि पहली बार जो ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये कब आई थी? SFR रिपोर्ट ये 1987 में आई थी। हर 2 साल में एक बार आती है। ओके, इसको इस बार 21 दिसंबर 2024 में किसने लॉन्च किया था? तो हमारे कौन है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने इसको रिलीज किया था देहरादून के FRI में। ओके, देहरादून का FRI बहुत फेमस है। ओके, जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी देहरादून में ही पड़ता है, और FRI से 7-8 किलोमीटर ही दूर है मेरा घर भी। ओके, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे नाम आया FSI का, तो FSI के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इस्टेब्लिश होता है 1 जून 1981 को। ओके, 1981 को। और इससे पहले इसे किस नाम से जानते थे? प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, 1965 में जिसे स्टार्ट किया गया था, उसका नाम बदलकर 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्या बोलते थे? पूर्व निवेश सर्वेक्षण। ओके, ये चीज आप ध्यान देना, वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण। ठीक है, ये इसका पहले नाम था, अभी इसका नाम क्या कर दिया गया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कर दिया गया। यहाँ पे ना 1976 में नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल फॉरेस्ट सर्वे बनाया जाए। और इसी के तहत ही, इन्हीं की रिकमेंडेशन के तहत ही 1981 में किसकी स्थापना होती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की होती है, FSI की। ओके, इन्होंने ही यहाँ पे क्या बोला था कि एक नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। किसने बोला था? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, 1976। ये जो आपका FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, किसके अंतर्गत काम करता है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, FRI के अंतर्गत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, जो भारत के वन संसाधन है, जो यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका आकलन करते करते रहे ये लोग। मतलब कि पता चलता रहे कि कितने जंगल हैं, कितने जंगल कट रहे हैं, उन पर निगरानी रहे कि कोई अवैध रूप से काट तो नहीं रहा है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि मॉनिटर करा जाए कि जंगल अभी हैं, कितनी झाड़ियां हैं, कितने यहाँ पे वृक्ष हैं, कितने यहाँ पे जंगल हैं, वो सब चीजों को यहाँ पे देखते हैं। और ये प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी देता है, रिसर्च वर्क भी करता है इसमें, और कई प्रकार की सुविधाएं भी देता है जिनको रिसर्च करनी है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में है। और इसके 4 रीजनल सेंटर भी हैं। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा रीजनल सेंटर नहीं है। तो शिमला, कलकत्ता, नागपुर और बेंगलोर में तो इसका क्या है? एक तरीके से रीजनल ऑफिस है, जिसे हम लोग मुख्यालय बोल सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय बोल सकते हैं। मुख्यालय तो उसका हेडक्वार्टर हो गया। और ये इसका 4 क्षेत्रीय कार्यालय। लेकिन जो ईस्ट जोन है इसका, ये सब जोन में आता है। ठीक है, ये किस में आता है? उप केंद्र में आता है। समझ में आ गया आपको? ये किस में आता है? उप केंद्र में आता है, जो कि बुर्नीहाट मेघालय में, ईस्टर्न जोन का। ओके, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि भारत की जो वन नीति है, जिसे हम बोलते हैं NFP, 1998 में आई थी। और इसी ने ही रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट भारत में 33% जो क्षेत्र है,
जो कंट्री का ये जो हमारी भारत है, इसका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी कि जो इसका भौगोलिक क्षेत्र है, उसका कम से कम 33% किसके अंतर्गत आना चाहिए? जंगल के अंतर्गत ही आना चाहिए। क्योंकि इससे जो पर्यावरण है उसमें संतुलन बना रहेगा, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये क्या होता है? बैलेंस करने के लिए होता है एनवायरनमेंट को। ओके, क्या होता है? मेंटेन करना है इकोलॉजिकल बैलेंस अगर आपको एनवायरनमेंट में, तो आपको 33% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो आपके फॉरेस्ट एंड ट्री के अंतर्गत होना चाहिए। ओके, और इसी पॉलिसी में ये भी कहा गया था कि 33% जो फॉरेस्ट कवर होगा वो होगा प्लेन्स के लिए, यानी कि जो हमारे प्लेन्स वाले इलाके हैं, जैसे कि आपका यूपी, बिहार है ना, मध्य प्रदेश, ये प्लेन वाले इलाके हैं। और 67% जो जंगल होने चाहिए वो हिल्स में होने चाहिए, यानी कि पहाड़ों में होने चाहिए, जैसे कि आपका शिमला हो, जैसे कि आपका हिमाचल हो गया, JNK हो गया, असम हो गया, है ना, अरुणाचल हो गया और उत्तराखंड हो गया। ओके, JNK हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हिल्स के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे 67% वन होना चाहिए, तभी वहां पे इकोलॉजिकल बैलेंस हो पाएगा। ये इन्होंने रिकमेंड किया था बस। वैसे कितना है आपका आंसर? 33 होना चाहिए। कि इंडिया का कितना प्रतिशत होना चाहिए NFP के हिसाब से? तो 33% जंगल भारत में होना जरूरी है NFP के अनुसार। अब हम देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी कि वृक्ष एवं वृक्ष क्षेत्रफल। ओके, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना यहाँ पे है? तो यहाँ पे आएगा आपका वन एवं वृक्ष। ये चीज आप ध्यान देना, वन अलग हो गए, वन हो गया आपके जंगल, वृक्ष हो गए आपके पेड़। ओके, तो टोटल फॉरेस्ट जो कवर है कंट्री का, वो कितना है? 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 25.17% बनाता है हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल ज्योग्राफिकल एरिया का। वो कितना बनाता है? 25.17। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ कि 25.17 हमारे टोटल एरिया का इतना परसेंट जंगल में आता है। कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए, लेकिन 33 नहीं है। ओके, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, 32,87,263, ये यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, कितना है हमारा? 32,87,263, जो कि लिखा गया है भारत के द्वारा, ये है। और इसी के साथ भारत सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है, किसमें? क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला तो रशिया है, आपको पता ही है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 19 राज्य और संघ क्षेत्र, यानी कि यूटीज जो है, वहां पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जिनका जितना उन राज्यों का ज्योग्राफिकल एरिया है, उनका 33% से ज्यादा जंगल है। कितने राज्यों और संघ क्षेत्रों में? वो है 19 स्टेट एंड यूटीज में। वहीं अगर हम लोग बात करें, 8 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं भारत में जहां पे जो फॉरेस्ट कवर है 75% से भी ऊपर है। वो कौन से हैं? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये ऐसे एरिया है जहां पर आपको 75% से ऊपर जंगल देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखना, 8 स्टेट ऐसे हैं जिनका जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% से ऊपर है, और 19 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जहां पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 13% से ऊपर है। तो ये दोनों भी आप लोग याद रखना। कार्बन स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, ये कार्बन स्टॉक होता क्या है? ये अमाउंट होती है कार्बन की, जो कि हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में स्टोर्ड रहती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, बेसिकली अगर धुआं ज्यादा निकलेगा तो हमारे वातावरण में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी स्टोर रहेगी। लेकिन अगर जंगल होंगे तो जंगल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं। तो हमारे जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की, इससे क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है हमारा, ये काम करता है हमारे कार्बन को स्टोर करने में। तो टोटल अमाउंट कार्बन स्टॉक की क्या होती है? फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक क्या होता है? जो जंगल जितना कार्बन स्टोर करके रखते हैं अपने में। ओके, ये सॉइल एंड लिविंग बायोमास, ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये मिट्टी के अंदर भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और बायोमास जो हमारे जीव जंतु हैं, बायोमास जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हो गया, और कई बार जो सड़े गले पेड़ होते हैं उसके अंतर्गत भी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। समझ में आ गया? ये चीज आप लोग ध्यान देना कि टोटल जो फॉरेस्ट के अंतर्गत हमारा कार्बन रहता है, कार्बन जितना भी स्टोर रहता है, उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो कंट्री का फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट है, वो कितना कार्बन स्टोर करके रख रहे हैं? 7,285,7,285.5 मिलियन टन। ये जो कार्बन है हमारा, ये हमारे जंगल सोख लेते हैं। और ये इंक्रीज हुआ है इस बार 81.5 मिलियन टन कंपेयर टू 2021 के अनुसार। 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, 2022 में लॉन्च हुई थी। तो याद रखना आप लोग, इसके अनुसार हमारा 81.5 मिलियन टन हमने क्या करा है? इंक्रीज करा है। ओके, टॉप 3 अगर मैं राज्यों की बात करूं जहां पे
ये जो कार्बन स्टॉक है वो सर्वाधिक है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो जंगल है वो भारत में सबसे ज्यादा कार्बन स्टोर करते हैं, कार्बन मतलब लेते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र। तो याद रखना कभी आपके एग्जाम में आएगा कि कार्बन स्टोर करने में सबसे ज्यादा किस राज्य के जंगलों का एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रतिभाग है या फिर भाग दिया जाता है, तो दैट इज अरुणाचल प्रदेश का। ये जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज तो हुआ है भारत का, कितना हुआ है 715343, ये है हमारा टोटल एरिया। जो हमारे टोटल फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वृक्ष, जो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वृक्ष वाला, तो ये हो गया, ये आपका हो गया जंगल। टोटल जो हमारे जंगल हैं वो कितने हो गए 21.76, और ट्री कवर सिर्फ वृक्ष है उन क्षेत्रों में दैट इज 112014, यानी कि 1,12,014। ये हमारा टोटल कौन सा कवर है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्री है, जो कि बनाते हैं हमारे टोटल जोग्राफिकल एरिया का 3.41%। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है भारत का 7,15,342.61 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे टोटल भौगोलिक क्षेत्र का, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.76% बनाते हैं। इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ट्री कवर भी आपके एग्जाम में आ सकता है 3.41%। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा चार्ट। ये है हमारा फॉरेस्ट कवर। ये आपको मैंने अभी बताया था कि हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर भारत का कितना है 7,15,342.61, जो कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का बनाते हैं 21.76%। ट्री कवर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वृक्ष हैं, जंगल नहीं है, तो वो हो गया आपके 1,12,014 और 0.34 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे भारत के कुल टोटल जोग्राफिकल एरिया का 3.41% बनाते हैं। और अगर मैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला दूं तो ये हमारा यहाँ पे बन जाता है, जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था, है ना। यहाँ पे मैंने आपको दोनों को प्लस करके बताया था, जो कि मैं यहाँ पे आपको 25 समथिंग बता रहा था ना, 25.17 आपका यही है ना, 25.17 यहाँ पे। ये भी याद रखना, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना होगा 25.17। तो यहाँ पे आर्क है देखो 25.17, तो टोटल मिला के कितना हो गया 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर हमारा कुल जंगल और वृक्ष है। झाड़ियां स्क्रब कितने हैं 43,622.64, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल का 1.33% बनाते हैं। नॉन फॉरेस्ट जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है दैट इज कितना हो गया हमारा 24,16,499.29, और ये हमारे भारत का 73.50% बनाते हैं। ओके, जोग्राफिकल एरिया देखो यहाँ पे इन्होंने जोग्राफिकल एरिया क्या कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डिफरेंट बता रखा ना, 32,87,000 कितना बताया था मैंने आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा दैट इज 32,87,000, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने तो बोला 356, लेकिन यहाँ पे कितना है अगर देखोगे तो 263 इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना है 263 होना चाहिए, किसके हिसाब से, भारत भारत के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन ये भी ऑफिशियल है क्योंकि गवर्नमेंट है, तो इनके हिसाब से आप ये भी टोटल एरिया भारत का मान सकते हो। कितना इन्होंने बेसिकली क्या करा होगा, इन्होंने दूसरे वाले क्षेत्र भी मिला देंगे, जैसे अंडमान निकोबार में कुछ क्षेत्र हमारा ना पानी के अंदर जा चुका है, लेकिन उसको भी ये लोग कवर कर सकते हैं मे बी, क्योंकि इन्होंने एरिया बढ़ाया। ओके, 263 है हमारा, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है। ओके, तो ये हमारा टोटल भौगोलिक क्षेत्र किसके किसके अनुसार से, यानी कि भारत का जो टोटल एरिया है वो कितना है, यहाँ पे इन्होंने 32,468.88। कंट्री का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से। ओके, ये है आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। और 156.41 किलोमीटर स्क्वायर ये राइज हुआ है सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर में 2021 के मुकाबले। समझ में आ गया आपको, 2021 की जो रिपोर्ट आई थी 2022 में 17वीं वन रिपोर्ट, उसके अनुसार ये भी एग्जाम में आ सकता है, 156.41 किलोमीटर स्क्वायर हमारा जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है किसमें, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। ओके, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सबसे ज्यादा इंक्रीज किस राज्य में हुआ है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ 684 किलोमीटर स्क्वायर, जहाँ पे सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। ये दो आपको जरूर याद रखने हैं। ओके, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल बड़े हैं। ओके, मैक्सिमम इंक्रीज सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों था फॉरेस्ट और ट्री कवर, यानी कि वृक्ष एवं वृक्षावरण, वन एवं वृक्षावरण, ये आपका है मैक्सिमम इंक्रीज। सबसे ज्यादा अधिकतम वृद्धि कहाँ पे हुई है, मिजोरम में हुई है, उस स्टेट का एरिया भी कम है, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या हुई है, इंक्रीज हुआ है
गुजरात में सेकंड, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है? मिजोरम में हुआ है। सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ पे हुआ है? डिक्रीज होने के बाद सबसे ज्यादा जंगल इसी राज्य में। लार्जेस्ट डिक्रीज कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, ये पहला और दूसरा रखना। थर्ड इज लद्दाख एंड नागालैंड फोर्थ, सबसे ज्यादा डिक्रीज। लेकिन अगर मैं बात करूं एरिया वाइज, ये आपका था परसेंट वाइज, है ना, जो उनका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा बड़ा है वो 242 किलोमीटर बड़ा है, लेकिन ये परसेंटेज के हिसाब से आप बोल सकते हो एक तरीके से उनके एरिया के हिसाब से था, नॉट अ परसेंटेज बट उनके जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। लेकिन अगर मैं सिर्फ उनके एरिया के हिसाब से बात करूं, जंगल के एरिया के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में बड़े हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, याद रखना। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको इस यहाँ पे समझा भी रखा है। फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करूँ, जंगलों की कवर की बात करूँ, तो 3 स्टेट कौन से हैं बाई एरिया? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। टॉप 3 स्टेट परसेंटेज के बारे में अगर मैं बात करूं, लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके, देखो मैंने यहाँ पर ही बता रखा है। परसेंटेज के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ जोग्राफिकल एरिया का, उनके जोग्राफिकल एरिया का, तो दैट इज लक्षद्वीप 91.33% इंक्रीज हुआ है। और इसके बाद मिजोरम एंड अंडमान निकोबार। सिर्फ स्टेट की बात आएगी तो मिजोरम यूटी भी आ जाएगा तो लक्षद्वीप। ओके, मिजोरम सबसे बड़ा स्टेट है। देखो यहाँ पे आपने मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी रहा था, ये रहा मिजोरम, जो मैं आपको उस टाइम बता रहा था कि मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है उनके जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, तो वो हुआ है मिजोरम में। परसेंटेज में भी मिजोरम है ना, लेकिन पहला तो लक्षद्वीप है। लेकिन ये तो क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों बोलेगा वहां पे, तो आपने लक्षद्वीप करना है। सिर्फ स्टेट आएगा तो दैट इज मिजोरम। ओके, अगर मैं पूरे पूर्वोत्तर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं हमारे, उनके फॉरेस्ट कवर की बात करता हूँ, तो ये 1,74,394, जो कि उनके टोटल जो 7 राज्य हैं, उनके टोटल एरिया को अगर मैं मिलाऊंगा, तो उनके टोटल एरिया का 67% क्या है? सिर्फ जंगल ही है। ओके, फिर हम बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते क्या है? पहले तो आप समझ लो, इंडिया का टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना है? 4,991.68 किलोमीटर, जो कि कुल भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% होता है। 1% भी नहीं है भारत के पास मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, और ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर 2021-17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, है ना। हमने डिक्रीज हुआ है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये भी आप लोग याद रखना। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया कौन सा? जो इक्वेटर में है। और सब ट्रॉपिकल एरिया कौन से होते हैं? जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, जितने भी एरियाज पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ओके, ये आपको यहीं पे ही मिलेंगे। ओके, और मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली वहां पे होते हैं जहाँ पे जमीन किससे मिल रही होती है? सी से मिल रही होती है। यानी कि जैसे भारत है, भारत के जो कोस्टल इलाके हैं वहीं पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जमीन है वो कहाँ से मिल रही है? समुद्र से मिल रही है। और दूसरा इसका होता है, बेसिकली मैंग्रोव में आपको ट्रीज मिलेंगे और ज्यादातर झाड़ियां मिलेंगी, जो खारे पानी में जिंदा रह सकती है। खारे पानी में जिंदा रह सकती है। बेसिकली जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है उसमें जड़ें बाहर दिखती है उसके जंगलों में, उसके पेड़ों में। जैसे भारत में क्या है? सुंदरवन है। तो सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे जो वृक्ष है, जो वहां पे ट्री है, सुंदरी वृक्ष, उसके नाम से हम उसे क्या बोलते हैं? सुंदरवन बोलते हैं, है ना। तो ये ऐसे पेड़ होते हैं जो खारे पानी में जिंदा रह सकते हैं। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है? वो इंडिया बांग्लादेश में सुंदरबन वन। ठीक है, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, यूएसए की अगर मैं बात करूँ, यूएसए का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? तो एवरग्लेड्स नेशनल पार्क फ्लोरिडा में है। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया सुंदरवन, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये भारत में है। बेसिकली किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, एंड सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, है ना। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए ये भी फेमस है। ये भी चीज आप लोग यहाँ देखना, एग्जाम में कई बार आता है। और इसका 60% तो बांग्लादेश में है, 40% ही सिर्फ कहाँ पर है? इंडिया में है। ये भी आप लोग ध्यान देना। ओके, और ये जो होता है बेसिकली, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये कहाँ पे, इनका कहाँ पे होता है? जहाँ पे फ्रेश वाटर मिल रहा होता है, कहाँ से? सॉल्ट वाटर से। जहाँ पे जमीन मिल रही होती है, किससे? जहाँ पे जमीन मिल रही होती है कोस्टल एरियाज में, है ना। जैसे कि आपका सुंदरबन जो डेल्टा है, जो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कहाँ पर है? जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र पुत्रा की जो कंबाइन, जो वहाँ पे एक धारा आती है, कंबाइन जो नदी आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेघना।
है ना, जो वहाँ पे मेघना नदी है, ये उसके द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स और वो जब वहाँ पे फैला देती है तो ये मिल जाती है यहाँ पे किससे, ये मिल जाती है सी से। जब सी से मिलती है तो फ्रेश वाटर एंड सी वाटर जब मिलते हैं तो यहाँ पे एक जंगल बनाता है जिसे हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 ऐसे 3 राज्य जहाँ पे सबसे ज्यादा जंगलों में आग पाई गई, जंगल में आग की घटनाएं पाई गई 2023-24 के बीच में, वो है उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और उत्तराखंड, जब आग लगी थी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, तो वहां पे याद रखना इंडियन एयर फोर्स को बुलाया गया था और इंडियन एयर फोर्स ने यहाँ पे बम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया था। ये बम्बी बकेट एग्जाम में आ सकता है। ओके, ये एक ऑपरेशन था जो चलाया था किसने, इंडियन एयर फोर्स ने अपने MI-17V5 हेलीकॉप्टर से। ये एक बकेट, बड़ी सी बकेट होती है, 4000 लीटर उसमें क्या होता है, पानी होता है, उसको नैनी झील से भरकर ये ले जाते थे कहाँ पे, आग वाले एरियाज में, और वहां पे वो पानी को फेंकते थे। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, कौन सा है, बम्बी बकेट। तो ये थी आपकी पूरी ISFR रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखना। ये मैंने आपको बता दी, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नीचे उसका लिंक है, जाके आप देख सकते हो। ओके, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ओके, तो ये जितने भी करंट अफेयर होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आगे के लिए आपके रेफरेंस मिल जाए। और आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये फाइल भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।